हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो आज के वीडियो में आप थंबनेल तो देख ही रहे होंगे। कोशिश तो किया हूं काफ़ी ज़ोरदार रहे। जो प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर ये कातिल लिखा है तो है भी हैं। आप यहीं पर देख लीजिए कितनी बार आए हुए हैं। ठीक, तो आपसे कहना चाहूँगा कि सारे ही ऐसे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो का आनंद लें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें ज़रूर पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा उत्तर न दे पाए तो आप को जो भी आंसर चाहिए या जो आंसर अब आपको बुक में ना मिले तो मैसेज ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। किस में अंतर कीजिए? खनिज तथा अयस्क में। अयस्क व खनिज में अंतर को स्पष्ट करो और उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट करो। तो आप यहीं पर देख लीजिए कितनी बार आया हुआ है ये। ठीक है, ये तो चलो बुक है, सभी तो नहीं लिख देंगे। 10 बार आएगा तो 10 बार ही लिख देंगे कि हाँ 10 बार आया हुआ है, लेकिन फिर भी पब्लिकेशन ने इतना लिखा है तो आया ही होगा। तो इसके बारे में चलो पढ़ते हैं क्या होता है खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, किसे अयस्क कहते हैं और किसे खनिज कहते हैं। देखिए उत्तर कैसे लिखते हैं इसका। तो ये एक तरफ लिखा हुआ है खनिज और दूसरी तरफ लिखा हुआ है अयस्क। तो खनिज क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्रकृति में भू परपटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर धातुएं जैसे आपको शुद्ध मिल जाती हैं वैसे ही नहीं रहती हैं। इनमें कुछ अशुद्धियां मिली रहती हैं, या हो सकता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ उसमें मिले हों। उनको अलग किया जाता है और आपको शुद्धतम रूप प्रदान किया जाता है। तो जो अशुद्धियों सहित प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं खनिज। ठीक, अब अयस्क क्या होता है? अयस्क बोलते हैं एक प्रकार का खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है जिनसे कोई धातु निकाली जाती है, कम खर्चे पर निकाली जाती है, उसे कहते हैं हम अयस्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्चे से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहते हैं। अब सभी खनिजों को साफ करेंगे नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए आप किसी अयस्क खनिज को साफ कर रहे हो और उससे निकल रही है धातु कम और आपकी मेहनत ज़्यादा लग रही है, खर्चा आप ज़्यादा लगा रहे हो, तो उसको हम साफ ही क्यों करेंगे? तो ऐसे अयस्कों को हम कहते हैं अयस्क। ऐसे खनिजों को हम कहते हैं अयस्क जिनसे कम खर्चे पर आसानी से धातुएं निकाली जा सकें, उनको हम कहते हैं अयस्क। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी खनिजों से, मैंने भी बताया, सभी खनिजों से धातु नहीं निकालेंगे। जिनसे आसानी से और कम खर्चे से निकालेंगे उन्हें ही अयस्क कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बता ही दिया हूं अभी। और सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण, एक तरफ है कॉपर पाइराइट CuFeS2 और एक तरफ लिखा हुआ है हॉर्न सिल्वर AgCl। ठीक, फॉर्मूला जरूर याद करें। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, ये और भी खतरनाक है। कितनी बार पूछा गया है, कितनी तरीके से पूछा जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। साबुन क्या है? इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। साबुन क्या होता है? साबुन के निर्माण में प्रयुक्त 2 पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, साबुन जो आपका होता है इसके निर्माण में कौन से 2 पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं आपको बताना है। ठीक, बनाने की विधि का समीकरण भी देना है। और उसके बाद लिखा हुआ है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। साबुनीकरण क्या होती है आपको बताना है। इसी में आगे है साबुन का रासायनिक नाम व सूत्र लिखो। साबुन का रासायनिक नाम क्या होता है और सूत्र आपको बताना है। और साबुनीकरण क्या है, इस प्रक्रिया में सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आप देख लो, यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन 50 तरह का लिख रखा है कि हाँ फलाना क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं क्या होता है साबुन, क्या होता है साबुनीकरण। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो साबुन क्या होता है? साबुन अगर पूछा जाए साबुन क्या होता है, तो साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन क्या होता है? साबुन जो होता है
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं साबुन जो होते हैं उच्च अणुभार वाले सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, साबुन के निर्माण लिखा हुआ कि ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन कैसे प्राप्त किए जाते हैं? साबुन जो होते हैं तेलों और वसाओं, मतलब उसमें तेल प्रयोग होगा, और तेल या वसा मतलब वही तेल ही होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? जल अपघटन से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, जल अपघटन से। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्या है इसमें। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है, साबुनीकरण क्या जो होता है, जो उसका समीकरण देखिए। आपको भले ही ये बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है ये। ठीक है, एक बार बस थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखा हुआ है, CH2O CO C17H35। अब एक इतना याद कर लो आप, CH2O CO C17H35। ठीक है, अब आप नीचे देखो सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है बस 2 हाइड्रोजन थी यहाँ पर, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन कम हो गई है। समझ में आया फ्रेंड्स? ध्यान देना, 2 हाइड्रोजन थी और 1 हाइड्रोजन बची है। ठीक, और सेम वही है आगे। दूसरा जो इसके नीचे लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, सेम ऊपर वाला कॉपी उसका किया हुआ है, CH2O CO C17H35। इसको बोलते हैं स्टीयरेट, या फिर वसा बोलते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? एक वसा है। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था सोडियम या पोटेशियम का जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या सोडियम का कराया है। किसका? सोडियम लिखा है, NaOH। ठीक, अब देखो ये बनता कैसे है। आप यहाँ पर देखो CH2, फिर CHO CH और फिर CH2। ठीक है, अब क्या हुआ है, इतने के साथ देख रहे हो, इतने के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर कर देना इसको, इतने के साथ जो है सब में OH लग गया है, सब में OH लग गया है, CH2OH। ठीक है, CH2OH देख लो एक बार, CH2OH। ठीक है, फिर CHOH हो गया है, फिर दोबारा इसके साथ CH2OH हो गया है, सब में OH लगा है, और बाकी जो था CH2 CHO और CH2 ये सेम वही है। ठीक है, और बाद में जो C17H35 जो था, देख लो C17H35 COONA, क्या COO, ये दोनों COO, और जो सोडियम यहाँ पर बचा वो COONA लग गया, C17H35 COONA। तो जो ये बना है CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल, और ये होता है फ्रेंड्स आपका साबुन, जिससे आप नहाते हो रगड़ रगड़ के। ठीक है, तो C17H35 COONA क्या हुआ, ये हो गया सोडियम स्टीयरेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं साबुन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। इसी को हम बोलते हैं साबुनीकरण। क्वेश्चन एक इसी में जुड़ा हुआ है कि साबुनीकरण क्या होता है। तो साबुन जो बनाने की क्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं साबुनीकरण। समझ में आया? साबुनीकरण क्या होता है? जो साबुन आप बनाते हो, इसी को हम बोलते हैं साबुनीकरण। जो ये क्रिया है उसी को बोलते हैं हम साबुनीकरण। समझ में आया? लिखा भी हुआ आगे पढ़ लेना कि ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रा शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल जो होता है आपका, उसका लिखना है आपको। ठीक है, रासायनिक गुणों को लिखना है। एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। चलो इसका आंसर भी है ले रखा हूँ मैं इसमें, आप इसको देख लो क्या होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, शुद्ध एवं बर्फ के समान जमे हुए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। किसको? शुद्ध एवं बर्फ के समान जमे हुए एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसका गलनांक बिंदु 290 फ़ारेनहाइट होता है। रासायनिक गुण लिखे हुए, अम्लीय गुण लिखा हुआ है देख लीजिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH है,
जब इसको हम जल में एसिटिक अम्ल आयनित होकर एक H पॉजिटिव देता है, जिस कारण यह नीले लिटमस विलेन को लाल कर देता है। ठीक है, क्यों लाल करता है पूछा जाए कि अगर नीले लिटमस को लाल क्यों करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये अम्लीय विलयन में एसिटिक अम्ल आयनित होकर एक H पॉजिटिव देता है, इसलिए नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है। यहाँ पर जो होता है एस्टेट में बदल जाता है फ्रेंड्स, CH3COO निगेटिव जो होता है एस्टेट होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल जाएगा इसमें। ठीक है, CH3COOH होता है जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, या फिर एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका ये अम्लीय गुण है। ठीक है, CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब धातुओं के साथ क्रिया क्या होती है, धातुओं के साथ एसिटिक अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु एथेनोइड एवं हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। CH3COH प्लस Zn, जब ये Zn मतलब धातु है जिंक, इसके साथ क्रिया करेगा CH3CO होल बाय Zn प्लस H2 बनेगा। अब एस्टरीकरण जो लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर एस्टरीकरण नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। एस्टर क्या होता है, एस्टरीकरण होता है फलों की इसमें खुशबू आती है। ठीक है, एस्टरीकरण इसी को बोलते हैं। क्या होता है ध्यान रखना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, क्या बोल रहा हूँ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर, ठीक है, एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एस्टेट तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, एथिल एसिटेट तथा जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, तथा निर्मित एथिल एस्टेट के जो यौगिक होते हैं उनको एस्टर कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखो, एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, चलो मैं इक्वेशन भी लिखता जाता हूँ। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पर तीर बनाओगे उसके ऊपर लिख देना H2SO4। मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी चलो मैं रंग बदल देता हूँ, आप देखना। जो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, H2SO4, क्या H2SO4। ठीक है, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट रहेगा। और CH3COOH क्या रहेगा, CH3COOH। ठीक है, और दूसरी चीज इधर क्या रहेगी, अभिकारक। ठीक है, C2H5OH, C2H5OH रहेगा। समझ में आया। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखें, दोबारा बोल रहा हूं मैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल, समझ में आया। एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तथा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एस्टेट तथा जल का निर्माण होता है। अब एथिल एस्टेट क्या होता है देखना, CH3COO, देखना ये जो है यहाँ से OH बाहर हो जाएगा और ये वाला OH बाहर आएगा। ठीक है, दोबारा कलर बदल देता हूँ, ध्यान से देखना दोबारा। लाल कहाँ गया, हाँ देखना, ये OH जो है ये, और ये OH जो है ये। ठीक है, ये दोनों OH क्या करेंगे फ्रेंड्स, पानी बन के बाहर हो जाएंगे। क्या होंगे, पानी बन के, चलो मैं पानी बाहर लिख देता हूँ, पहले पानी बाहर हो गया, समझ में आया, पानी जो है बाहर हो गया। आगे क्या होगा, ये CH3COO और यहाँ पर C2H5, समझ आया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COO C2H5, समझ में आया। CH3COH जो था क्रिया किया था, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल के साथ, और H2SO4 प्रेजेंट रहेगा। इसमें OH जो है बाहर हो जाएंगे और पानी बना देंगे। और जो यहाँ पर CH3COO और C2H5 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। CH3COO C2H5 जो ये बना हुआ है आपका, इसको हम बोलते हैं एथिल एसिटेट। समझ में आया फ्रेंड्स। आगे देखो, ये क्रिया अभी एस्टरीकरण पूरी नहीं हुई है। अगला देखो स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि CH3COO C2H5 जो था, CH3COO C2H5 जो बना हुआ था, ये क्या होगा, ये NaOH के साथ, NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ उसकी प्रेजेंट में, समझना, उसकी प्रेजेंट में क्रिया करेगा और किस में बदलेगा, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH प्लस CH3COO Na में बदल जाएगा। ठीक है, तो एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिल अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग साबुन बनाने में होता है। जो क्रिया अब लिख दिया हूं ना, ये क्रिया जो है साबुनीकरण कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में साबुनीकरण पढ़ा था, ये भी एक साबुनीकरण की अभिक्रिया है।
तो इससे पहले मैंने आपको स्टिरीकरण दिया था। स्टिरीकरण क्या होता है, ये था इसी के साथ साबुनीकरण क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी ज़रूर समझ में आया होगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। कार्बोनेट व बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया, तो आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। अब उपयोग क्या लिखा हुआ है, विभिन्न कार्बनिक क्रियाओं में विलायक के रूप में ये प्रयोग होता है। देखिए अब एक और आ गया शानदार प्रश्न। कितने तरीके से यही पागल बनाते हैं बच्चों का और दुनिया भर का यही सवाल पूछते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में मूल अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी, आपको इसका आंसर बताना है। और ये कितनी बार पूछा गया है आप खुद देख सकते हैं। तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप थोड़ा इसको सुनने की कोशिश करना। चलो लिखा भी हुआ है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, ध्यान देना। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों, याद रखना ये लिखा परमाणु भार, मैंने सब गोला कर दिया इसको, ठीक है। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों, बढ़ते लिखना, बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। फ्रेंड्स, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, अपनी भाषा में कैसे लिखना है ये देखना। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, समझ में आया, एक आएगा परमाणु क्रमांक, यहाँ पर क्या है परमाणु भार, मूल ये था मेंडलीव का आवर्त नियम। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता प्रदर्शित होती है, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको थोड़ा देखना, ये जो आजकल आधुनिक चल रहा है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों, बस फ्रेंड्स यही अंतर है, यहाँ पर परमाणु भार है और यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, और सेम वही रहेगा, जहाँ पर परमाणु भार है वहाँ पर परमाणु क्रमांक लिख देना है, समझ में आया, और यही करना है। तो देख लीजिए क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम, हाँ ये लाइन भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर, जबकि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम परमाणु भारों पर आधारित था। फ्रेंड्स, जो मेंडलीव था नहीं थे, रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो जो मेंडलीव थे उन्होंने क्या, जब पहला नियम दिया, अपना मूल आवर्त नियम दिया, तो उन्होंने परमाणु भारों के क्रम अनुसार दिया था। उन्होंने कहा कि जो तत्व होते हैं उनके जो गुण होते हैं ना, परमाणु भारों पर डिपेंड करते हैं। अगर परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए ना, तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो है उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। लेकिन बाद में जब नियम आया तो उसमें क्या संशोधन किया गया, आधुनिक आवर्त नियम में कहा गया कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के नहीं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आया, अंतर है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम और क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम और मूल आवर्त नियम में अंतर स्पष्ट करो, तो यही अंतर है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही रहेगा, तभी तो आगे बताओगे। तो क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आया, समझ में आया है तो ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। अब इसको देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए, और आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्टीकरण दीजिए। यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, पूछ लेते हैं। तो इसको देखिए कैसे लिखना है। आंसर मैंने लिखा है या नहीं इसमें, तो लिखा तो है, देख लो क्या है। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। यही बात मैं अभी पिछले क्वेश्चन में चीख कर बोल रहा था। क्या है कि तत्वों के परमाणु सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। समझ में आया, जो मोजले ने बाद में सिद्ध किया था, ठीक है, खोज के बाद। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दूं, पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो मोजले ने दिया था। इसको ध्यान रखना जरा, ठीक है।
इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। पूछा जाता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आपसे बस कहना यही चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आया है तो ज़रा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपको अगला ही जल्द वीडियो इसका दे सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।